गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है मनुष्य के श्वसन अंग। दिनांक 23/6, विषय विज्ञान, वो विषय जीव विज्ञान, कक्षा 8A, कालांश 4 और अवधि 35 मिनट। तो इसके सामान्य उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य देखते हैं। सामान्य उद्देश्य क्या है? पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना। दूसरा, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, बालकों में वैज्ञानिक ढंग से विचार करने की क्षमता उत्पन्न करना। अगला, बालकों को दैनिक जीवन में जीव विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। और अगला, बालकों को वैज्ञानिक तथ्यों, सिद्धांतों तथा प्रत्ययों का ज्ञान कराना। इसके विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को मनुष्य के श्वसन अंगों का ज्ञान प्रदान करना। सहायक सामग्री, मनुष्य के श्वसन अंगों का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है। कक्षा उपयोगी उपकरण, रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र श्वसन क्रिया से पूर्व परिचित हैं तथा सांस लेने तथा छोड़ने को महसूस करते हैं। शुरुआत हम प्रस्तावना से करते हैं। तो पूर्व ज्ञान प्रस्ताव के अनुसार हम विकासात्मक प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूछेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, प्राणी जीने के लिए क्या करता है? तो प्राणी जीने के लिए भोजन, जल तथा सांस लेता है। प्राणी सांस किस अंग द्वारा लेता है? प्राणी सांस अपने नासाद्वार द्वारा लेता है, यानी नाक में जो दोनों छिद्र होते हैं उनके द्वारा सांस लेता है। तो अगला प्रश्न, सांस द्वारा ली गई वायु किस अंग में पहुंचती है? यह फेफड़ों या श्वसनांगों में पहुंचती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के श्वसन अंगों के विषय में बताओ। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि छात्र यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए या अस्पष्ट उत्तर देते हैं, इसलिए छात्रों को। तो उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम मनुष्य के श्वसन अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनना ही हमने कथन विधि के अनुसार बोला। तो नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, छात्रों को श्वसन अंगों का चित्र दिखाते हुए छात्र अध्यापक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का विकास करेंगे। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु, मानव का श्वसन तंत्र। तो अभी ये भी हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से इसमें प्रश्न पूछेंगे कि मनुष्य के अंदर फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के अंदर फेफड़ों की संख्या 2 होती है। तो अगला प्रश्न, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कैसा होता है? तो उत्तर है, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा बड़ा होता है। अगला प्रश्न, फेफड़ों की बाह्य रचना कैसी होती है तथा ये शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? छात्र निरुत्तर। ठीक है, छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र इसको, ये हमारे शरीर के, तो छात्र अध्यापक कथन इसको व्याख्यान विधि के द्वारा क्लैरिफाई करेंगे। ये हमारे शरीर के प्रधान अंग होते हैं, जो हमारे शरीर में वक्षगुहा के अंदर हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। बाहर जाने वाली वायु इन्हीं फेफड़ों में संचरण करके बाहर जाती है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये देखिए इसका पहला चार्ट, साइनस और फेरिंक्स यानी कहाँ से हम लेते हैं, और ये पहला चार्ट है। बिंदु का मूल्यांकन हम प्रश्न द्वारा करेंगे कि फेफड़े कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, श्वास नली की रचना। इसमें भी हम प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे। हम सांस किस अंग के द्वारा लेते हैं? हम सांस नाक के द्वारा लेते हैं। अगला प्रश्न, नाक से वायु कहाँ जाती है? नाक से वायु श्वास नली में जाती है। तो इसकी रचना कैसी होती है? किसकी? श्वास नली की। तो छात्रों को यहाँ पर ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर देते हैं और इसलिए छात्र यहाँ पर निरुत्तर हैं। तो छात्र अध्यापक कथन
व्याख्यान विधि के माध्यम से इसको क्लैरिफाई करेगा कि श्वास नली लगभग 4 से 5 इंच लंबी होती है। इसमें कई उपास्थि युक्त छल्ले होते हैं। इसका निचला भाग 2 नलियों में बटा होता है। उपास्थि छल्ले श्वास नली तथा श्वसनी को लचीली बना देते हैं। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये दूसरा चार्ट है। ये श्वास नली की इसमें रचना दिखाई गई है कि श्वास नली की रचना कैसे होती है। श्वास नली की रचना इसमें बताई गई है। ठीक है, तो ये व्याख्यान से प्रदर्शन विधि, और इसमें हम इस शिक्षण बिंदु का मूल्यांकन प्रश्न के द्वारा करेंगे कि तो हमारा प्रश्न है, हम सांस किस अंग से लेते हैं। तो अगला हमारा शिक्षण बिंदु है फेफड़ों की आंतरिक संरचना। इसमें भी हम प्रत्यास्मरण के आधार पर प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। कि पहला प्रश्न, श्वास नली नीचे किसमें बटी होती है। तो श्वास नली श्वसनी में बटती है। अगला प्रश्न, श्वसनी द्वारा वायु कहाँ पहुँचती है। तो श्वसनी द्वारा वायु फेफड़ों में पहुँचती है। अगला प्रश्न, फेफड़ों की रचना कैसी होती है। ये समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि छात्रों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए छात्र अस्पष्ट उत्तर देते हैं और छात्र यहाँ पर निरुत्तर हैं। तो छात्र अध्यापक कथन इसको व्याख्यान विधि के माध्यम से क्लैरिफाई करेगा कि फेफड़े संख्या में 2 होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा बड़ा होता है। बायां फेफड़ा 2 तथा दाहिना फेफड़ा 3 भागों में बटा होता है। इनकी रचना संकुचनशील होती है। इनके अंदर की रचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, जिन्हें वायु कूपिका कहते हैं। बच्चों में इनकी संख्या कम तथा वयस्क मनुष्यों में इनकी संख्या अधिक होती है। बच्चों में कूपिकाओं की संख्या लगभग 15 करोड़ और वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या लगभग 30 करोड़ होती है। फेफड़ों का रंग हल्का गुलाबी होता है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन व समझ रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये इसका चार्ट है। ये देखिए, ये जो कूपिकाएं हैं ये इसमें होती हैं। ठीक है, ये व्याख्यान से प्रदर्शन विधि के माध्यम से किया। अब श्यामपट्ट सारांश, इसके श्यामपट्ट सारांश पे आ जाइए। लेखन कौशल, छात्र अभ्यास कार्य घर से करके लाएंगे। श्यामपट्ट सारांश, मनुष्य के श्वसन अंगों का सचित्र वर्ण तथा फेफड़ों की रचना संबंधी ज्ञान। कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर उनका निरीक्षण करेगा और उनकी लेखन संबंधी त्रुटियों का निराकरण करेगा। गृह कार्य जो कि अभ्यास कार्य में आता है, इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़ों का सचित्र वर्ण करो। दूसरा, मनुष्य के श्वसन अंगों का वर्ण करो। तो छात्र अभ्यास कार्य घर से करके लाएंगे। आशा करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लान का, वो मनुष्य के श्वसन अंग वो सही प्रकार से बना है और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।